दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है तो बार ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था उसका पार्ट दूसरा है। पहले पार्ट का वीडियो हमने बना दिया है, अपलोड कर दिया है, तो उसको भी देख लीजिएगा आप। ये पार्ट दूसरा है उसी का, जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए थे उन्हीं में से है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आयकर अधिनियम की धारा के तहत अन्य व्यक्तियों की आय कर निर्धारित की कुल आय में शामिल है। तो उत्तर है धारा 60 से 65। निम्नलिखित न्यायालयों में से एक जनहित याचिका ग्रहण नहीं कर सकता। तो जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है वो ग्रहण नहीं कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब प्रभावी हुआ था। तो 15 अप्रैल 1986 को प्रभावी हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। चौथा जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का निम्नलिखित में से कौन सा खंड उपभोक्ता शब्द को परिभाषित कर सकता। जो उपभोक्ता शब्द को परिभाषित करता है वो धारा 2(1)(d) परिभाषित करता है उपभोक्ता शब्द को। और जो अगला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ टैक्सेशन का सिद्धांत कानूनी अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा, एकत्र किया जाएगा, किसके अंतर्गत निहित है। तो इसमें से जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो इसमें आंसर है संविधान का अनुच्छेद 265। अगला जो क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम किस धारा के तहत अन्य व्यक्तियों की आय कर निर्धारित की कुल आय में शामिल है। तो डी, इसका आंसर क्या है, डी धारा 60 से 65। ऊपर भी क्वेश्चन दिया गया है। फिर है भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू हुआ था मार्च 1894 का पहला दिन भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी सजा सेशन कोर्ट सुना सकता है। तो मौत की सज़ा भी सुना सकता है, कठोर कारावास की सज़ा भी सुना सकता है, साधारण कारावास की सज़ा भी सुना सकता है, और कानून द्वारा यानी कोई भी जो है अधिकृत मौत की सज़ा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। यानी कि इसका आंसर है डी। और जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी विदेशी जजमेंट के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर है डी, यह दुश्मन देश के अदालत द्वारा है। अगला क्वेश्चन है 9 के माइनर्स और अनसाउंड माइंस के हितों की रक्षा के लिए कौन सा आर्डर विशेष रूप से लागू किया गया है। तो इसका आंसर है बी, आर्डर 32 लागू किया गया है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो यह है कि उत्प्रेषण रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक के बीच। उत्प्रेषण की जो रिट होती है किसके विरुद्ध जारी की जाती है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक के बीच जारी की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह माना कि सरकारी या निजी चिकित्सा पेशे के प्रत्येक सदस्य का यह स्थायी दायित्व है कि प्रत्येक घायल व्यक्ति को बिना प्रशासनिक औपचारिक के तुरंत चिकित्सा सहायता देना चाहिए। तो ये जो है मामला था परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ द इंडिया। इस मामले में निर्धारित किया गया कि अगर किसी को चोट लगती है तो सबसे पहले उसका उपचार किया जाए, इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अगर यह साबित हो जाता है कि एक आदमी के बारे में के लिए नहीं सुना, उसके द्वारा जो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुनने हैं यदि जीवित होता, तो भारतीय एविडेंस एक्ट की धारा 108 के तहत अनुमान किया जाएगा कि यह मर चुका है। तो कितने वर्ष तक है, तो यह 7 वर्ष तक। अगर 7 वर्ष तक जो है इसके बारे में जाना जाता है कि यह गायब है तो इसको मरा हुआ माना जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मूक गवाह के लिए खुली अदालत में लिखित रूप से अपना साक्ष्य दिया ऐसे साबूतों को माना जाएगा। तो ये मौखिक साबूत माने जाएंगे, मौखिक साक्ष्य माने जाएंगे। और जो अगला क्वेश्चन है, कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना किस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है। तो यह है फैक्ट्री एक्ट 1948 का उद्देश्य। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शिक्षक मजदूर नहीं है। डी, सुंदर बनाम गोवा सरकार के मामले में माना कि शिक्षक मजदूर नहीं है। फिर है 17 नंबर क्वेश्चन के औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 CC के तहत क्लोजर यानी बंद का अर्थ क्या है। तो बंद का अर्थ है कर्म स्थान या उसके किसी भाग का स्थायी बंद होना। 4 दिए हुए हैं, बाकी आप लोग देखते जाइएगा।
आंसर हम बताए दे रहे हैं। किसी मामले में पेंडेंसी के दौरान एक रेफरेंस दिया जा सकता है, तो इसका भी आंसर ए है। अधीनस्थ न्यायालय कानून के एक प्रश्न पर सुझाव के लिए मामले को उच्च न्यायालय को रेफर करता है। जो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। वह एक डिग्री या आर्डर से दुखी है तब भी वह उस डिग्री या आर्डर से दुखी जिसमें अपील की अनुमति नहीं है, या फिर वह छोटे मामलों के न्यायालय से एक रेफरेंस निर्णय से व्यवस्थित है। और जो अगला क्वेश्चन है 20 कि निम्नलिखित में से किस मामले में पुनर्निरीक्षण का उपचार उपलब्ध नहीं है। तो उपरोक्त सभी मामलों में उपचार संभव नहीं है। मामला जिसमें पहली अपील झूठ है, मामला जिसमें दूसरी भी अपील झूठ है, या फिर इंटरक्लूटिव ऑर्डर है, तो भी जो है आप दोबारा अपील नहीं कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस मामले में पुनः निरीक्षण का उपचार उपलब्ध नहीं है। तो किसी भी मामले में उपलब्ध नहीं है। इनमें से कौन सा एक विदेशी पुरस्कार है। तो क्या है, फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन के पास पुरस्कार, यह एक फॉरेन यानी कि विदेशी पुरस्कार है। यदि कोई पुरुष किसी ऐसी लड़की से शादी करता है जो उसके साथ निषिद्ध रिश्ते में है और उसके रिवाज इस तरह के विवाह की अनुमति नहीं देते हैं, तो इस तरीके के व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18B के आधार पर दंडित किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हिंदू विवाह अधिनियम 1925 की कौन सी धारा ये निश्चित करती है कि एक व्यर्थ यानी शून्य विवाह से बच्चा पैदा वैध होगा। तो जो धारा डी है, धारा 16, यह निर्धारित करती है कि अगर शून्य विवाह से भी बच्चा पैदा होता है तो वह वैध होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत दीवानी और आपराधिक मामलों में प्रासंगिक नहीं है। तो इसका आंसर है बी, प्रयास। मकसद, आचरण, तैयारी 4 हैं, जिसमें से है प्रयास सही आंसर है। बांटना का अर्थ क्या है। तो बांटना का अर्थ तो बी है, अ बेस्ट अल्टरनेटिव टू द निगेटिविटी अग्रीमेंट। और जो है 26 नंबर जो क्वेश्चन है कि आर्बिट्रेशन एंड का सिलेक्टर एक्ट 1996 की धारा 9 किससे साथ संबंधित है। तो इसका आंसर ए है, न्यायालय द्वारा लिए गए अंतरिम उपाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान ने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का अनुसरण किया है। तो जो पावर ऑफ जुडिशरी का अनुसरण किया गया है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को स्थगित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित किया जा सकता है। बातचीत लायक नहीं है के प्रभाव का किस धारा में उल्लेख किया गया है। तो धारा 130 में उल्लेख किया गया है कि यह बातचीत के लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि परक्राम लिखित की धारा 16 किसको परिभाषित करती है। तो इन फुल ऑफ इंसलेक्स को सम्मानित करती है। ये धारा क्वेश्चन नंबर 31 है कि CRPC की किस धारा के अनुसार पुलिस अफसर को ये दायित्व का पालन करना पड़ता है कि वह जमानत आरोपी जमानत के अधिकार के बारे में सूचित करे। तो धारा जो है 50 पुलिस अधिकारी को जो है निर्देशित करती है। ये क्वेश्चन नंबर जो है अगला है कि किसी परिस्थिति में अदालत फरार व्यक्ति की संपत्ति की जब्त के लिए आदेश जारी कर सकती है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में वह व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा जारी की गई है उसके लिए भी, वह व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा जारी की गई है उसकी संपत्ति किसी भी हिस्से में व्यवस्थित करने वाला होता है तब भी यानी उपरोक्त सभी परिस्थिति में जारी की जा सकती है। धारा 482 CRPC के तहत निहित शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट के द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। लैटिन मैक्सिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ए सही है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपाय है। ये सूक्त के बारे में निर्धारित करती है। फिर इसके बाद है लैटिन शब्द इंजूरिया सिंस डेनम का क्या शाब्दिक अर्थ है। तो इसका उपरोक्त ए और बी दोनों है कि नुकसान के लिए बिना कानूनी अधिकार का उल्लंघन, कानूनी अधिकार के उल्लंघन के बिना नुकसान। फिर मांगों से संबंधित प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किया गया है। तो
तो धारा 165 से 175 के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका निम्नलिखित में से किस आवश्यकता की छूट है। तो लोकस स्टैंडी, जनहित याचिका किस आवश्यकता की छूट है, लोकस स्टैंडी और अधिकार क्षेत्र, या फिर ये भी दोनों, तो बी आंसर है लोकल स्टैंडी। निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका का मामला नहीं है। तो जनहित याचिका का मामला केशवानंद बनाम केरल राज्य का मामला जनहित से नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सीनियर एडवोकेट द्वारा किया जा सकता है। तो जूनियर एडवोकेट के निर्देश पर ग्राहक की ओर से रियायतें दी जा सकती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 40 कि संपत्ति के मीन्स प्रॉफिट का अर्थ है। तो इसका आंसर ए है, वे लाभ जिनके द्वारा इस तरह की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वास्तव में प्राप्त हुआ है या हो सकता है, साथ ही ऐसे मुनाफे का ब्याज भी। तो आज के जो वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन हैं दोस्तों, देख लीजिएगा ठीक से आप लोग। आईबी में जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था उसी के पार्ट 2 है ये। पार्ट पहले का हमने वीडियो बना के डाल दिया है, इसको भी देख लीजिएगा। इस वीडियो में यही एक खासियत है कि इसमें जो है आंसर 4 दिए गए हैं, जिनमें से सही आंसर आपको पढ़ना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।